मित्रों, पिछले एपिसोड में सन्यासी के संबंध में पंडित लीलाचंद जोशी ने जिक्र किया था। अब आगे देखिए कि इलाहाबाद में कुछ नए ढंग का कार्य उन्होंने किया और उनकी कर्मठशीलता और उनकी लगन हिंदी साहित्य के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि अगर लोग जोशी जी के इस एपिसोडों को ठीक से पढ़ते होंगे तो उनके अंदर भी एक नई प्रेरणा जागृत होगी कि मुझे अपने बचपन में और युवावस्था में किस तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। आइए उनकी आगे की इलाहाबाद की बातों को साझा करें। पंडित लीलाचंद जोशी ने बताया कि इलाहाबाद आने पर मैंने पहाड़ से अपनी नवविवाहिता को भी बुला लिया। 1935 में शादी हुई थी। अब मेरे ऊपर आर्थिक भार पूरी तरह से आ गया। भारत यहाँ का पुराना पत्र था। उसके संपादक श्री केशव देव शर्मा बहुत ही योग्य संपादक थे। वह इस बीच मेरे लेख आज पढ़कर मुझसे प्रभावित से लगे। इसी कारण मुझसे इतनी घनिष्ठता हो गई कि मैं रोज़ शाम को जाता और निजी समस्याएं उन्हें खुलकर बताता था। नौकरी देने की बात चली तो एक दिन उन्होंने कहा, मेरा अधिकार नहीं है, मैनेजर का अधिकार है, फिर भी आपको रखने की चेष्टा करूंगा। आपको सुझाव दूंगा कि रोचक निबंध और कहानियां लिखें। एक कहानी मैंने उन्हें हिम्मत करके दी, उन्होंने छापी भी। सब जब पारिश्रमिक की बात आई तो उन्होंने बताया कि प्रति कॉलम 4 आने के हिसाब से देते हैं। मैं वह नियम आप पर नहीं लागू करूंगा, आपको 1 रुपये कॉलम से दूंगा। इतना कहकर उन्होंने 7 रुपये मुझे दे दिए। मैं मन ही मन चुप रहा मगर सिर पीट लिया। एक लेख और मांगा तो शरद चंद्र पर एक लंबा लेख लिखा और उन्हें दिया। दूसरे दिन उन्होंने बताया कि लेख को मैंने 2 भागों में कर दिया है, एक उनके पास और दूसरा रामचंद्रन टंडन को दे दिया है, जो हिंदुस्तानी त्रैमासिक के संपादक हैं। 1940 में सन्यासी समाप्त हुआ तो मैंने उनकी पांडुलिपि भारती भंडार के वाचस्पति पाठक को सौंप दी। उसने मुझे 200 रुपये एडवांस मिल गए। तब मैंने उसे बड़ा लाभ समझा और उसके खर्च करना मेरे लिए गुलछर्रे उड़ाना जैसा था। मेरी कविताओं का संग्रह बिजनवती सन्यासी से पहले इलाहाबाद के प्रख्यात नालंदा प्रेस में छपकर प्रकाशित हुआ। उसका कागज़, बाइंडिंग, सफाई, छपाई बहुत ही सुंदर तथा अपूर्व थी। इस संग्रह का प्रकाशन मेरे मित्र बीकानेर निवासी ज्ञानपाल सेठिया के आग्रह पर से हुआ था, अन्यथा न मुझे कोई सामर्थ्य थी न छापने की सिफारिश। मेरी केवल सीमा थी। उसके लिए एक लंबी चौड़ी भूमिका लिखी जिसमें हमने ज्ञान विज्ञान पर अनेक बड़बोलेपन के स्वभाव के कारण लंबी चौड़ी बातें हाँक दी। उसके छपने पर इलाहाबाद के साहित्यिक समाज में चर्चा रही। मुझे एक भाषण देने के लिए विश्वविद्यालय में बुलाया गया। उससे मेरे अंदर न उत्साह था न अवसाद। छपने की साधारण घटना जैसा मैंने किया। रामचंद्र टंडन की सलाह मानकर मैंने इस कविता संग्रह की 500 प्रतियाँ छपाई थीं। इसके किफ़ायती प्रकाशन का व्यय भी कम हुआ, पर उसकी बिक्री का उतना प्रबंध न कर सका जिससे कि उसकी लागत निकलती। सब प्रतियाँ उठाकर एक दिन मैंने वयोवृद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी के यहाँ पटक दी। राम नरेश जी बड़े सज्जन थे। उन्होंने वे किताबें ले ली तथा उत्साहित किया और कहा कि चिंता न करें, प्रतियाँ बिक जाएंगी। बड़ी प्रसन्नता से ही रखा था। बाद में पता चला कि प्रतियाँ धीरे धीरे बिक रही हैं। उनमें वह कविताएं थीं जिन्हें मैं लॉन्ड्री में काम करते समय लिखा करता था। बाद में अपने अनुभव से मित्रों की बातें सुनकर ये बोध हुआ कि कविता संग्रह की कापियाँ कुछ भी बिकने पर बहुत हैं, क्योंकि साहित्यिक पुस्तकों की कोई बिक्री नहीं थी। पुस्तकालय ही ले सकता था। मेरा इतना नाम नहीं था कि अपने आप बिक जाती, और फिर भी जितनी बिकी उतने से संतोष हो रहा है। स्थानीय समीक्षकों ने उसकी अच्छी समीक्षा की। स्वर्गीय बालकृष्ण राव ने आग्रह के साथ एक प्रति मांगी तथा लीडर में उसकी अच्छी समीक्षा की और भी पत्रों में समीक्षा काफ़ी अच्छी रही। अपने संकोची स्वभाव के कारण मैं यहाँ के साहित्यकारों से अपना परिचय नहीं बना सका। सन्यासी के छपने पर कुछ हिंदी प्रेमी सयानो छात्र मेरे पास मुझसे मिलने कल्याणगंज मेरे घर आए। उन दिनों मैंने अपना डेरा और अपने मित्र के यहाँ बना रखा था। बुद्धि बल्लभ पंत मेरे घनिष्ठ मित्र थे, उन्हीं के यहाँ था। उन्हीं छात्रों में स्वर्गीय गंगा प्रसाद पांडे का नाम उल्लेखनीय है। पांडे जी
साहित्य के विशुद्ध प्रेमी और अध्यवसायी छात्र थे। वे प्रायः मुझसे नित्य मिलने आते थे और मैं नित्य उनका नाम भूल जाता तथा पूछता था। बाद में मालूम हुआ कि वे कुछ तुनक मिजाज हैं। बड़े बड़े साहित्यकार इस तरह की अवज्ञापूर्ण बातों से बिगड़ बैठते हैं। एक दिन मैंने उन्हें समझाया कि कलकत्ता में रहने से कुछ कारणों से मुझ में भूलने की आदत पड़ गई है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने कहा, आप लोग सयानी छात्र हैं, पता नहीं मेरे प्रेमी क्यों निकल आए जो रोज़ आते हैं, बिना बुलाए प्रेम से आते हैं, और मैं हूँ कि रोज़ आपसे नाम पूछता हूँ, और मेरी इस हास्यास्पद स्थिति और स्वभाव के लिए क्षमा करें। पांडे जी मुझसे तनिक भी नाराज़ नहीं होते थे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी दिन उनसे किसी कारण बिछुड़ कर इस जन्म में एक अजनबी का जीवन बिता रहा हूँ। एकमात्र वही मेरे सगे और हितैषी हैं। साहित्यिक बातों को सुनने और समझने का, बहस करने का इतना शौक़ पांडे जी को था कि मैं भी उनकी बातों की रौ में उनसे अधिक दिलचस्पी से साहित्यिक बतरस का लाभ उठाता रहता था। इलाहाबाद में पहली बार बतरस का लाभ उन्हीं के संग हुआ। पांडे जी ने ही महादेवी वर्मा से मेरा पहला परिचय करवाया, जिससे बिजनवती के मुख्य पृष्ठ के लिए महादेवी द्वारा अंकित सुंदर चित्र मिल गया। अब वह चित्र छपकर मेरे सामने आया तब मुझे लगा कि जैसे सारी पुस्तक में वह चित्र ही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं है। चित्र बहुत ही सादा था। एक डंठल में एक सुंदर फूल झुका हुआ दिखाया गया था।